नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके आने वाले सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं दोस्तों, जो कि वीडियो कंटेंट में आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपने वीडियो अच्छे से देखना है और उसके नोट्स प्रॉपर आपने बनाने हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और जिसे रिवाइज़ करना है वो उसका रिवीजन भी इससे हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इन वीडियो से आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसलिए पूरी वीडियो देखा कीजिए ताकि आपका कोई पॉइंट छूट ना पाए और एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लो। तो दोस्तों हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो टॉपिक है वो कवर किया था। ठीक है, और आज कर रहे हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। ठीक है, यानी कि जो वाटर की डिमांड होती है ना, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ पे प्रभाव डालते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, साइज ऑफ पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी किसी भी टाउन की, ठीक है, तो वहाँ पे वाटर की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी, है ना। और पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यानी कि वाटर डिमांड को साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्लाइमेट चेंज, अगर मौसम में, ठीक है, क्या होता है, चेंजेस आते हैं वहाँ पे किसी भी टाउन में, तो उसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कई बार होता है ना कि अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, ठीक है, लंबे समय तक, तो सूखा पड़ जाता है, तो तब क्या होती है, तब डिमांड बढ़ जाती है ना, वाटर डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड जो बढ़ेगी उसका जो है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना। नेक्स्ट है दोस्तों क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। अगर क्वालिटी वाटर की अच्छी होगी तो लोग ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे, है ना, तो उससे भी क्या होता है, वाटर डिमांड बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेशर अवेलेबल इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, है ना, जो हमारी पाइपलाइंस जाती हैं, ठीक है, तो उनमें जो प्रेशर होता है वो कितना प्रेशर है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी क्या होगा, वेस्ट भी जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई बंदा है, वो 5 मिनट के लिए क्या करता है, नहाता है, ठीक है, 5 मिनट के लिए नहाता है, उसने शावर खोल रखा है। अगर उसमें प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो नहाना उसने 5 मिनट ही है, तो उसका मान लो 5 लीटर खर्च हुआ। या अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर हुआ, तो 5 मिनट में ही क्या होगा, 15 लीटर भी खर्च हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी क्या होता है, काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सिस्टम ऑफ सप्लाई, मतलब किस तरह का सिस्टम है सप्लाई के लिए। जैसे एक होता है इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट्स, ठीक है, यानी कि सुबह के टाइम जो है वाटर सप्लाई दिया जा रहा है, या शाम के टाइम दिया जा रहा है, दिन में दिया जा रहा है, मतलब एक इंटरवल पे दिया जा रहा है। ठीक है, और ये होता है कंटिन्यूस टाइप, ठीक है, इसमें लगातार जो है पानी सप्लाई रहता है। तो दोस्तों अगर लगातार सप्लाई रहेगा तो लोग उसकी जो है इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे और उस पानी को वैल्यू नहीं देंगे उतनी, तो क्या करेंगे, वेस्ट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, कि पानी तो काफ़ी है, कोई कमी नहीं है, तो एक साइकोलॉजी लोगों की बन जाएगी, तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, है ना, तो जिससे डिमांड और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसलिए इंटरमीडिएट सप्लाई होगा तो पब्लिक उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको समझेगी और लॉस कम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी सिस्टम ऑफ सप्लाई का काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है वाटर डिमांड पे। हैबिट्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की जो आदतें होती हैं, कई बार क्या करते हैं, जो नल होते हैं उनमें क्या करते हैं, उन्हें खुला छोड़ देते हैं, बंद नहीं करते हैं, ठीक है, लापरवाही करते हैं। या कई बार अनावश्यक सड़कों पे पानी फेंक देते हैं, है ना, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी जो है लॉस करते हैं पानी का। तो उस टाउन में, किसी भी टाउन में पीपल्स की क्या हैबिट्स हैं, तो उसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वाटर डिमांड पे। और फिर है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ सीवेज फैसिलिटीज़। मतलब जो टॉयलेट बाथरूम में है तो किस तरह से वहाँ पे फैसिलिटी है, मतलब जैसे फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है ना, जैसे शहरों में क्या होता है, फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है जिससे पानी का जो है ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, अगर विलेजेस में देखें वहाँ पे ज़्यादा पानी लॉस नहीं होगा, ठीक, तो इसलिए इस चीज़ का भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना। इसलिए विलेज में और जो सिटीज़ होती हैं उनमें जो पर कैपिटा डिमांड होती है ना, LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे, तो वो अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। तो किसी भी टाउन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है या कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वाटर जो है कंज्यूम ज़्यादा होगा, है ना। और कॉस्ट ऑफ वाटर का जो कॉस्ट है अगर ज़्यादा होगा, है ना, जैसे मान लो मीटरिंग सिस्टम लगा दिया पब्लिक के घरों में, तो तब क्या होगा, जैसे बिजली को खर्च किया जाता है ना, बिजली में क्या मीटरिंग सिस्टम है, तो जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, है ना, अननेसेसरी यूज़ नहीं करते हैं। उसी तरह से पानी को भी अननेसेसरी यूज़ नहीं किया जाएगा, फालतू वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो लोग फालतू उसको वेस्ट नहीं करेंगे।
तो इसलिए डिमांड फिर कम रहेगी, है ना, नहीं तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये इफेक्ट डालते हैं किसमें, वाटर डिमांड में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वेरिएशन इन वाटर डिमांड फॉर डिज़ाइन। अब हमने जो स्ट्रक्चर है हमारे, है ना, जो वाटर मेन्स हैं, तो उनको क्या करना है, हमने डिज़ाइन करना है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि कितनी डिमांड है, ठीक है। चलो डिमांड हमें पता लग गया, है ना, तो डिमांड पता लग गई, तो फिर उसके बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर भी रहना चाहिए इमरजेंसी के केस में, ठीक है। तो कभी ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत हो सकती है ना। तो इसलिए जो वेरिएशन है मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है, उतना पानी हमारे पास रहना चाहिए हमारे रिजर्वायर में, है ना, हमारे जो स्टोरेज टैंक में है। तो मतलब जितनी ज़रूरत है वो तो होगा ही, उससे एक्स्ट्रा भी क्या होगा, हमें रखना होगा, है ना। मान लो ये टैंक है, इसमें इतने पानी की ज़रूरत है, एक्स पानी की ज़रूरत है, ठीक है, तो इतनी डिमांड है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा रखना होगा, एक्स प्लस वाई हमने एक्स प्लस वाई रखना होगा, जिससे क्या होगा, कभी इमरजेंसी हुई तो हम क्या कर सकते हैं, उस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें है मैक्सिमम डेली डिमांड, यानी कि मैक्सिमम की डिमांड हो सकती है डेली के बेस पे। तो इसके लिए फार्मूला दिया हुआ है 1.8 इंटू एवरेज डेली कंजम्पशन या डिमांड, ठीक है। तो 1.8 यानी 80% ज़्यादा, ठीक है। तो इसको एवरेज डेली डिमांड को हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं, तो 1.8 क्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। देखो इसका मतलब समझो, मैक्सिमम आवरली डिमांड मतलब पर आवर में हमें क्या होगा, वाटर की डिमांड होगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी, है ना, कोई एक पीक होगा जिस पे मैक्सिमम होगी। तो दोस्तों मान लो सुबह के टाइम ज़्यादा पानी लोग क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जैसे सबको ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को जॉब पे जाना होता है, ठीक है। तो सुबह के टाइम क्या होता है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं मॉर्निंग में, और नून में, दिन में मतलब उतना पानी खर्च नहीं हो रहा है, डिमांड कम है। और अगर देखें शाम को इवनिंग पे भी थोड़ा डिमांड बढ़ जाती है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम किस समय पे पड़ रही है, सुबह के टाइम पड़ रही है, मतलब किसी भी टाइम, जिस टाइम भी पड़ रही हो, ठीक है। तो और मैक्सिमम डे, यानी कि मैक्सिमम डे मतलब सबसे बड़ा दिन तब होता है 21 जून को होता है ना, 21 जून, तो सबसे ज़्यादा पानी भी उसी दिन खर्च होगा, ठीक है। बड़ा दिन का मतलब ये नहीं कि 24 की जगह 25 घंटे हो गए, और तो उतने ही हैं, लेकिन जैसे सन है वो जल्दी उग जाएगा, ठीक है, और देर में क्या होगा, देर में छिपेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पब्लिक जो है ज़्यादा टाइम तक क्या होगी, दिन में ही ज़्यादा पानी खर्च होता है ना, तो जितना लंबा दिन होगा उतना ज़्यादा पानी क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इसके लिए फॉर्मूला है 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड। जो मैक्सिमम डेली डिमांड था उसका भी 50% ज़्यादा, ठीक है। तो यानी 1.5 इंटू क्या है मैक्सिमम डेली डिमांड, 1.8 इंटू क्यू, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है तो 2.7 इंटू क्यू आता है ना। तो क्यू क्या है, क्यू तो एवरेज डेली कंजम्पशन है ना, डिवाइड बाई 24 करना पड़ेगा, तब ये ओवरली मिलेगा, है ना, ओवरली, एवरेज ओवरली हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, मैक्सिमम ओवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, ये हो गया 2.7 इंटू क्यू बाई 24, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बेस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे जी। नेक्स्ट कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, है ना, ड्राफ्ट भी बोलते हैं, डिमांड भी बोलते हैं, या सप्लाई भी बोल सकते हो। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो है मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा अभी मैक्सिमम डेली डिमांड, है ना, ये प्लस फायर डिमांड, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ये टैंक है तो इसमें मैक्सिमम डेली डिमांड है इसमें, ठीक है, जितनी मैक्सिमम हो सकती है डिमांड उतना है, लेकिन फिर हम एक्स्ट्रा इसमें और रखेंगे, जैसे मान लो कभी कोई इंसिडेंट हो गया, है ना, जैसे फायर, कहीं पे आग लग गई किसी बिल्डिंग में कहीं भी, ठीक है, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, तो आग को बुझाने के लिए, है ना, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो जाएंगी वहाँ पे पानी क्या करेंगे, उसमें छिड़काव करेंगे। तो इसलिए हमें जो एक्स्ट्रा वाटर इसमें ऐड करना होगा उसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों टोटल ड्राफ्ट। टोटल ड्राफ्ट यानी कि मैक्सिमम कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम किसका, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या मैक्सिमम आवरली डिमांड, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा ना, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और मैक्सिमम आवरली डिमांड, जो इनमें से मैक्सिमम होगा वो टोटल ड्राफ्ट होगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनके बेस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको नोट करिए और अच्छे से आप क्या करिए, इस चीज़ को समझिए, ठीक। फिर नेक्स्ट है दोस्तों डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई मेंस का 15 ईयर के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शंस को 30 ईयर के लिए करते हैं, ठीक है, डैम्स को करते हैं 50 ईयर के लिए। तो ये भी आपने नोट कर लेने हैं। फिर है दोस्तों क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि वाटर की कितनी डिमांड है ना, यानी कि क्वांटिटी पढ़ी ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ा, ठीक है। हमें पता लग जाएगी कितनी क्वांटिटी की जरूरत है किसी भी टाउन में, ठीक है। क्वांटिटी कैसे निकाली हमने, क्वांटिटी यानी कि पॉपुलेशन निकाल दी कितनी है, ठीक है, इनटू कर दिया उसमें किससे, पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे, एक आदमी को कितने
पानी की ज़रूरत है एवरेज, ठीक है, इनटू टोटल पॉपुलेशन, तो होगी क्वांटिटी निकल गई हमारी, है ना, कितने क्वांटिटी हमें पानी की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए हमने फिर डिज़ाइन भी कर लिया, है ना, जो हमारे स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन भी कर लिए। लेकिन भाई पानी क्लियर भी तो होना चाहिए, पीने लायक भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसकी क्वालिटी देखी जाएगी ना, क्वालिटी कैसी है, ठीक। क्वालिटी अगर पैरामीटर पे खरा उतरती है, यानी क्वालिटी अच्छी हुई तो बढ़िया बात है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट, ठीक। तो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि भाई क्वालिटी कैसी है ना। मान लो प्योर वाटर है, हम उसको फालतू में ट्रीटमेंट करें, ज़्यादा फालतू में कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे, है ना, जिससे क्या पता लगेगा कि पानी की जो है क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो दोस्तों क्वालिटी ऑफ वाटर की हम बात करते हैं, ठीक है। ये देखो, फिजिकल पैरामीटर होते हैं, केमिकल पैरामीटर होते हैं और बायोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल पैरामीटर में कौन कौन से पैरामीटर हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों फिजिकल पैरामीटर में आते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स आते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड्स, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर, ठीक। और केमिकल पैरामीटर कौन कौन से हैं, डिजॉल्व सॉलिड है ना, पीएच वैल्यू है, एल्कालिनिटी है, हार्डनेस है, फ्लोराइड्स हैं, क्लोराइड है, नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, बीओटी सीओटी हैं और मेटल्स हैं। बायोलॉजिकल पैरामीटर की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल पैरामीटर में बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो कई बार एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि विच टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, तो कौन से होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल, ठीक है, पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, पैथोजेनिक वायरस भी होते हैं और प्रोटोजोआ भी होते हैं, और जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं ना वो नॉन पैथोजेनिक का करते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ नॉन पैथोजेनिक होंगे वहीं पैथोजेनिक भी होंगे। तो अगर मैं ये पता लगे कि नॉन पैथोजेनिक अगर पानी में है या नहीं है, तो उससे ये भी पता लग जाएगा कि पैथोजेनिक भी उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट पैथोजेनिक को फाइंड करने का कोई टेस्ट नहीं है, नॉन पैथोजेनिक को फाइंड करने का टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों नॉन पैथोजेनिक में कोलिफॉर्म ग्रुप के बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम फिजिकल पैरामीटर से। तो दोस्तों फिजिकल पैरामीटर में सबसे पहले सस्पेंडेड सॉलिड्स मतलब वो सॉलिड जो ना तो नीचे बैठते हैं, है ना, और ना ही डिजॉल्व होते हैं, उसमें घुलते भी नहीं है पानी में, ठीक है। अगर ये हमारा एक जार है, इसमें पानी है, ठीक है, तो कुछ तो क्या होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, है ना, कुछ सॉलिड्स, और कुछ डिजॉल्व हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं लगता, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं घूमते रहते हैं उसमें पूरे पानी में, सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो इसको अलग किया जा सकता है बाई फिल्टर मीडियम से, है ना, छानकर हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक। और दोस्तों एक और चीज़ है, हमारे जो सॉलिड्स हैं उसमें ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इनको अलग करना है, इनऑर्गेनिक को अलग करना है, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए होता है ग्रेगोमेट्रिक मेथड होता है ना। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स मेजर टेक्निक जो होती है क्या होती है, ग्रेगोमेट्रिक मेथड, ठीक। इससे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इस मेथड में देखो क्या करते हैं, हम रॉ वाटर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा रॉ वाटर है, ठीक। इसको हम हीट करते हैं कितने पे, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे इसको। तो जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू हो जाता है और भाप में कन्वर्ट हो जाता है ना, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना भी पानी होगा 104 पे क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बचेगा सॉलिड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, पानी तो 104 पे उड़ गया, ठीक है, जो सॉलिड्स बचे उसमें ऑर्गेनिक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वो एकदम खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेंगे क्या, इनऑर्गेनिक बचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। साइज रेंज फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए जो साइज रेंज है वो 0.10 से 0.001 ये होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 10⁻⁻1 से 10⁻³ भी बोल सकते हो, है ना, इतने mm, ठीक। और परमिजिबल लिमिट जो है 30 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सस्पेंडेड सॉलिड। मतलब अगर पानी में 30 मिलीग्राम पर लीटर से कम है सस्पेंडेड सॉलिड तो सेफ है वाटर, ठीक है, नहीं तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया सस्पेंडेड सॉलिड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टर्बिडिटी, ठीक है, ये भी एक फिजिकल पैरामीटर है। तो टर्बिडिटी मतलब गंधलापन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। पानी जो है हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, है ना, जैसे उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल या जो सॉयल है वो घुल जाती है, तो उसकी वजह से गंधलापन आ जाता है। ये ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब इसको यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि एस्थेटिकली डिस्प्लीजेंट है, यानी कि क्लियर पानी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और अनहेल्दी है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल कंपाउंड, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हो सकते हैं, है ना, हो सकता है इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, तो वो क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। और केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं जो भी क्या कर सकते हैं,
नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें, ठीक है। तो इसलिए टर्बिडिटी अगर है तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टर्बिडिटी भी कितनी है ना, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मेजरमेंट्स ऑफ टर्बिडिटी डन बाई, कैसे टर्बिडिटी को हम मेजर करते हैं, उसके लिए दोस्तों टर्बिडिटी पहला होता है टर्बिडिटी रॉड से करते हैं, ठीक है। टर्बिडिटी रॉड से कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो दोस्तों टर्बिडिटी रॉड मेथड में क्या होता है, देखो ये है टर्बिड वाटर, ठीक है, और इसमें हम ये टर्बिडिटी रॉड डालते हैं, ठीक है। ये होती है एल्यूमिनियम की होती है। तो कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो टर्बिडिटी रॉड है वो किस मेटल की है, तो एल्यूमिनियम की है। लेकिन जो नीडल है दोस्तों ये प्लेटिनम की है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसको हम वाटर में डिप कराते हैं, टर्बिड वाटर में इसको डिप कराते हैं, ठीक है। और इसमें रीडिंग लिखी होती है, ग्रेजुएशन होती है इस साइड में, ठीक। और धीरे धीरे हम इसको डिप कराते हैं। तो जैसे जैसे ये इसकी डेप्थ बढ़ती है ना, तो क्या होता है वैसे वैसे जो नीडल है वो दिखनी बंद होती है। यहाँ से हम देखेंगे, है ना, तो नीडल जो हमें दिखनी बंद हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे जो है नीडल दिखनी बंद हो जाती है उस पॉइंट को हम उस पर रीडिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है मेजरमेंट है, उससे पता लगेगा कि कितना पानी जो है वो टर्बिड है। तो दोस्तों परमिजिबल लिमिट जो है इसकी वो है दोस्तों 5 STU, ठीक है। दूसरा है दोस्तों जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं हम, एक स्टैंड होता है मेटल स्टैंड, ठीक है, उसके ऊपर हमारा कंटेनर होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं टर्बिडिटी मेजर करते हैं। तो दोस्तों स्टैंड के नीचे हम फ्लेम कैंडल जला देते हैं, जिससे क्या होगा फ्लेम इसमें बनेगी, ठीक है। और जो हीट मिलेगी इसको, ठीक है, इसमें जो पानी है उस पानी को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो देखो फिर से देखो क्या होगा, इसमें मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है, ठीक। ऊपर से देख रहे हैं तो ये ग्लास का है पूरा, ठीक है, ये कंटेनर भी ग्लास का है और यहाँ पे सीट भी ग्लास की है, ठीक है। तो ये मोमबत्ती जलती हुई दिखाई पड़ रही है ऊपर से देखने पे, ठीक। और इसमें हम जो हमारा टर्बिड वाटर है उसको हम डालेंगे, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पानी बढ़ाएंगे, इसमें पानी का लेवल बढ़ेगा, तो टर्बिडिटी की वजह से फ्लेम दिखनी कम हो जाएगी, है ना। तो जिस पॉइंट पे फ्लेम दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे और नोट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा टर्बिड वाटर होता है तो उसके लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक। तो इस मेथड को हम मोर देन 25 ppm के वाटर के लिए करते हैं, जहाँ पे टर्बिडिटी क्या हो मोर देन 25 ppm हो, ठीक है। तो इससे मेजर किया जाते हैं। तो 25 से कम इससे मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए जैक्सन टर्बिडिटी मीटर यूज नहीं करते हैं। तो एग्जामिनर कई बार पूछता है कि कौन सा टर्बिडिटी मीटर है जिसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो है दोस्तों जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। स्विमिंग पूल और अदर पर्पज़ के लिए जो वाटर होता है हमारा, उनके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बेलीज टर्बिडिटी मीटर। इसमें देखो क्या होता है, तीन हम क्या लेते हैं, 3 जार ले लेते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारा टर्बिड वाटर होता है वो डाल देते हैं, ठीक। इधर से हम लाइट पास कराते हैं, ठीक, इधर से लाइट पास कराएंगे और इधर से भी लाइट पास कराएंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा टर्बिड सॉल्यूशन है ना, उसमें हमें जो भी कलर हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक, जो भी कलर हमें दिखाई पड़ रहा है उस कलर को हम किस में मैच कराएंगे। एक हमारे पास एक इंडिकेटर होगा जिसमें बहुत सारे कलर होंगे, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ भी होगा, उसकी मेजरमेंट लिखी होगी कितना टर्बिड है। तो जो भी कलर इसमें दिखाई पड़ेगा उसके लिए हम देखेंगे उसमें कि इस कलर के लिए ये टर्बिडिटी कितनी होगी, ठीक है। तो इससे इजीली हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो पानी है वो कितना टर्बिड है, कितना गंदलापन उसमें है, ठीक है। तो दोस्तों लेस देन 1 ppm भी इससे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए बेलीज टर्बिडिटी मीटर हम यूज कर सकते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो NTU है, ठीक है, नेप्थेलो टर्बिडिटी यूनिट, ठीक, नेप्थेलो टर्बिडिटी यूनिट है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो है दोस्तों 1 से 5 NTU, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, ठीक। एक एक्सेप्टेबल है, 5 परमिजिबल है, यानी कि 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉज फॉर रिजेक्शन होती है दोस्तों इसकी 10 NTU, ठीक है, यानी कि 10 NTU पे हम रिजेक्ट कर देते हैं पानी, अगर 10 NTU है पानी की वैल्यू, ठीक है, NTU अगर 10 है तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कलर, ठीक है। तो कलर जो है ये भी क्या है, फिजिकल पैरामीटर है। तो कलर हमारा जो है पानी में 2 तरह से हो सकता है, एक सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से हो सकता है, ठीक है, और एक डिजॉल्व सॉलिड की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो डिजॉल्व सॉलिड की वजह से मिलता है हमें ट्रू कलर, और सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से मिलता है सस्पेंडेड प्लस डिजॉल्व, है ना, इन दोनों की वजह से मिलता है अपेरेंट कलर। तो ये भी नोट कर लीजिए आप। तो पानी में कलर ऑब्जेक्शनेबल है, क्यों, क्योंकि इसको हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और वॉशिंग में भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वॉशिंग में भी यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक। और ये कलर जो है रिएक्ट कर जाता है विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, या ऑर्गेनिक मैटर के साथ, ठीक है, जिससे क्या होता है कार्सिनोजेनिक नेचर क्रिएट हो जाता है, यानी कि कैंसर की संभावना हो जाती है।
और एक चीज़ और है कि कलर की वजह से क्लोरीन की डिमांड बढ़ जाती है दोस्तों, क्लोरीन, ठीक है, जिससे एफिशिएंसी घट जाएगी क्लोरीन की। तो आप नोट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि रिएक्ट विद ऑर्गेनिक मैटर कॉज फॉर्म्स कार्सिनोजेनिक मैटर, ठीक है, डिमांड ऑफ क्लोरीन बढ़ जाती है। मेजरमेंट करते हैं दोस्तों टिंटोमीटर में, ठीक है, तो कलर को टिंटोमीटर से मेजर करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। परमिजिबल जो लिमिट है 5 से 20 TCU यानी कि ट्रू कलर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ट एंड ऑर्डर, तो ये भी एक फिजिकल पैरामीटर है, कॉज्ड बाई, इसके कारण मतलब किसकी वजह से होता है, H2S CH4 NH3 इंडस्ट्रियल लिक्विड, तो इनकी वजह से टेस्ट एंड ऑर्डर आता है पानी में, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल है, क्यों है, क्योंकि ये भी कार्सिनोजेनिक नेचर है ना, तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है इससे। तो मेजरमेंट प्रो किससे मेजर करते हैं, ऑस्मोस्कोप से करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक जार है, ठीक है, इसमें हमने X पानी, इसमें X हाइट तक पानी इसमें है हमारा, ठीक है, यानी कि हमारा एकदम रॉ वाटर है जो हमने पानी लिया, जिसमें चेक कर रहे हैं हम टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, तो वो रॉ वाटर है। इसमें हम फिर क्या करेंगे, वाई हाइट डालेंगे किसकी, एकदम प्योर वाटर की, ठीक है, प्योर वाटर की, ठीक है। तो अभी X + Y हो गया। तो दोस्तों X + Y जो हुआ, ये X कंपेयर में कितना है, ठीक है, वही क्या होगा, टेस्ट एंड ऑर्डर को दिखाएगा, ठीक है, यानी कि X + Y डिवाइड बाई X। तो इससे हमारा TON यानी कि थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। परमिजिबल लिमिट इसकी 1 से 3 है ना, 1 से 3 TON, ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट है टेम्परेचर, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल पैरामीटर है। तो टेम्परेचर जो है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है परमिजिबल है, ठीक है। अगर ज़्यादा होता है या कम होता है तो उससे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, पानी में। तो ये थे दोस्तों फिजिकल पैरामीटर थे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं कोई डाउट है तो दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम क्विज के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन लगाने हैं और उसके बाद उसका वीडियो लेक्चर भी हम यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आप सभी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उससे आप अपडेट रहेंगे, ठीक है, और आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।